हेलो एवरीवन, मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल लॉ लॉजिक पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने की सीरीज़ में अब तक हमने अपना पहला लेक्चर पढ़ लिया है, जिसमें हमने डिस्कस किया था अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और विकास। आज हम बात करेंगे लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ की। राष्ट्र संघ की उत्पत्ति की बात करें तो इसको हम इसके सरनेम के तौर पे चाइल्ड ऑफ वॉर या युद्ध का बालक कहते हैं। इसका कारण ये है कि राष्ट्र संघ की स्थापना ही तब हुई जब विश्व प्रथम विश्व युद्ध की तबाही को देख चुका था। इतने बड़े युद्ध को देखने के बाद जो भी राष्ट्र थे अब वो यही चाहते थे कि दोबारा कभी भी वैसे युद्ध की स्थितियां ना उत्पन्न हो और विश्व एक शांति और सुरक्षा के वातावरण में रह सके। इसीलिए हम जब इस संस्था की स्थापना हुई तो इसे हम इसके निकनेम के तौर पे कहते हैं कि ये चाइल्ड ऑफ वॉर है, ये युद्ध का बालक है। वैसे तो इसकी उत्पत्ति 1919 में हुई है स्थापना, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि इसकी स्थापना की जो बीजारोपण है वो आपको कंसर्ट ऑफ यूरोप से ही देखने को मिलता है। सबसे पहली बार 1815 में कंसर्ट ऑफ यूरोप में वो संस्था बनी, वो संगठन बना जिसने यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, वहाँ शस्त्रों को कम करने के लिए जो है एक शक्ति के संतुलन को स्थापित करने की व्यवस्था बनाई गई। एक संस्था ने इन सब कामों की जिम्मेदारी ली और ये कहा कि हम इस तरीके की व्यवस्थाएं करके यूरोप में शांति स्थापित करेंगे, यानी शांति स्थापना के लिए एक संगठन बन सकता है संधि के आधार पे। इसकी परिकल्पना आपको 1815 में कंसर्ट ऑफ यूरोप में ही देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखते हैं कि हेग सम्मेलन जो हुए आपका 1899 में और 1907 में, वहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से बहुत सारे राष्ट्र 1899 में 26 और 1907 में 44 राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए एक साथ इकट्ठा हुए और उन्होंने आपस में एक जो है सम्मेलन किया, कुछ संधियां की और आपको एक तरीके से प्रथम महासभा देखने को मिलती है, जहां आप देखते हैं क्योंकि 44 देशों का उस समय पर इकट्ठा होकर के अपने हितों को एक अंतर्राष्ट्रीय हित मानकर उसके लिए सम्मेलन करना एक बहुत बड़ी घटना थी। तो इस तरीके की जो ये सम्मेलन हुए, जो ये सहयोग संगठन बने, इससे ही जो है हमारे राष्ट्र संघ की एक नींव रखी गई, जिससे एक ये बात तय हो गई कि इस तरह की संस्था बन सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय हितों के लिए कार्य करे। तो हम ये देखते हैं कि राष्ट्र संघ की स्थापना तो 1919 में हुई है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत पहले से ही एक भूमिका बनती सी दिखाई देती है। इसके बाद आप देखते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा है उस बीच भी बहुत सारे इस तरीके के संगठन बने जो एक दूसरे के लाभ के लिए कार्य करते थे। मित्र राष्ट्रों ने आपस में संगठन बनाए जो एक दूसरे को जो है खाद्यान्न की या जो है शस्त्रों की या किसी अन्य तरीके की मदद करने के लिए उसी दौरान बनाए गए, जिनका लाभ पूरे विश्व ने देखा। तो एक तरीके से ये बात सामने आ चुकी थी कि अलग अलग देश अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय हित के लिए एक साथ कार्य कर सकते हैं और इससे लाभ भी प्राप्त करते हैं। इसके बाद जिस समय पर आपने देखा कि युद्ध समाप्ति की तरफ है, उस समय अब इस चीज़ के लिए बात होनी शुरू हो गई कि एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। हालांकि बाद में 1919 में आपको वर्सलीज की संधि के द्वारा ये इसके लिए एक ठोस विचार मिलता है, लेकिन इसके पहले एक कमेटी बनी, लॉर्ड फिलीमोर की कमेटी, जिन्होंने अध्यक्षता की थी इसकी 1918 में। इस कमेटी ने एक ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश की जो कि राष्ट्र संघ का ड्राफ्ट, इसका चार्टर बन सके। इसके बाद में बहुत सारे आपको ऐसे ड्राफ्ट भी मिले। यहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो विल्सन हैं, उन्होंने भी जो है विश्व शांति के लिए एक 14 सूत्री प्रोग्राम को सामने रखा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत सभी प्रतिनिधियों के लिए सम्मेलन करना, स्थायी सचिवालय बनाना, शस्त्रों को कम करना, अनिवार्य मध्यस्थता करना और युद्ध प्रारंभ करने वाले या निर्मित होने वाले राष्ट्र संघ के जो भी ऐसे देश हैं उनके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करना, यानी जो भी राष्ट्र युद्ध के लिए ज़्यादा अग्रसर है, युद्ध की तैयारी कर रहा है, उसके विरुद्ध सैन्य कार्यवाही करना। इस तरीके के 14 सूत्री एक प्रोग्राम सामने रखा अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति उनके विल्सन ने। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि विश्व शांति के लिए सभी लोग अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे ड्राफ्ट सामने आए इससे संबंधित, लेकिन अंत में एक अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त ड्राफ्ट आया जिसे हडसन मिलर ड्राफ्ट कहते हैं। ये आपको 28 अप्रैल 1919 को देखने को मिला। बाद में इसे स्वीकार कर
कर लिया गया 1919 में, जो है अप्रैल में। और उसके साथ में ही वर्सलीज की संधि में आपको फाइनली राष्ट्रसंघ का कॉन्सेप्ट जो है एक वास्तविक भाव में देखने को मिला, जहाँ पर एक जो कल्पना थी वो अब वास्तविक हो चुकी थी और 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना हो गई। तो हम फाइनली देखते हैं कि राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई, तो वो तारीख आप कह सकते हैं कि 10 जनवरी 1920 को हुई। लेकिन राष्ट्रसंघ की स्थापना सीधे 10 जनवरी 1920 को नहीं, बल्कि इसके लिए भूमिका बनना, आप अगर इस चीज़ को स्टडी करें तो आपको दिखेगा कि 1815 से ही बननी प्रारंभ हो गई थी, जब से राष्ट्रों ने ये समझ लिया था कि एक ऐसी संस्था हो सकती है जो कि सभी राष्ट्रों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर सके और संपूर्ण विश्व को एक शांति प्रदान करे, सुरक्षा प्रदान करे और ये जो है विध्वंस फैलाने वाले युद्ध से एक बचाव उत्पन्न करे। हालांकि आप बाद में देखेंगे कि राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्य की प्राप्ति में उस हद तक सफल नहीं हो सका, लेकिन इसे हम पूर्णतया असफल संस्था भी नहीं कहेंगे। उसके बावजूद राष्ट्रसंघ ने बहुत सारे कार्यों को किया। अगर हम राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों की बात करें तो हम देखते हैं कि राष्ट्रसंघ के मुख्यतः 2 ही उद्देश्य थे। एक तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, क्योंकि राष्ट्रसंघ की उत्पत्ति ही हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अब जब युद्ध के बाद ही उत्पत्ति हुई है तो ये तो निश्चित है कि शांति की इच्छा तो इस संगठन से की ही जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि किसी तरीके से युद्ध को निवारित किया जाए, ऐसी स्थिति ना आए कि युद्ध हो और शांति और सुरक्षा बनी रहे। दूसरी चीज़ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, यानी अगर किसी भी किन्हीं दो राष्ट्र के बीच में किसी तरीके का कोई मतभेद हो भी रहा है तो उसे मध्यस्थता के द्वारा एक किसी सहयोग के द्वारा, समझौते के द्वारा सुलझा लेना और एक दूसरे की सहायता करके युद्ध की स्थितियों को निवारित करना, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक शांति और सुरक्षा का वातावरण बनाया जा सके। राष्ट्रसंघ इसी उद्देश्य के साथ में स्थापित किया गया। राष्ट्रसंघ के प्रमुख 3 अंग थे। ये 3 अंग राष्ट्रसंघ के कार्यों को, इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसे कार्यों को करते थे। इन 3 अंग की हम चर्चा करें तो सबसे पहले सभा, समिति और सचिवालय। ये सचिवालय, इसको हम विश्व का पहला सचिवालय भी कहते हैं। हालांकि आपको इसकी भी उत्पत्ति, इसका भी कॉन्सेप्ट जो आपको अंतर्राष्ट्रीय तार संगठन देखने को मिलता है वहाँ से देखने को मिलता है, लेकिन ये वो पहली यहाँ से ही आपको, जबकि यूएनओ को भी सचिवालय का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो हम अगर चर्चा करें महासभा की, तो सभा में जो है जितने भी प्रतिनिधि थे उसके जो है सभी प्रतिनिधियों के, जितने भी राष्ट्र इसके सदस्य थे, सबके 3-3 प्रतिनिधि शामिल होते थे सभा के अंदर। ये सभा बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप वर्तमान में जब यूएनओ देखते हैं तो उसकी महासभा। बस आपको एक अंतर देखने को मिलता है कि महासभा के अंदर सभी सदस्यों के 5-5 प्रतिनिधि होते हैं, जबकि आपको जो राष्ट्रसंघ है, लीग ऑफ नेशन, इसकी सभा में सभी जितने सदस्य हैं उसके आपको 3-3 प्रतिनिधि देखने को मिलते हैं। सभा का कोई भी निर्णय लेना है तो वो इन्हीं के बहुमत से, 2/3 बहुमत के द्वारा लिया जाता था। सभी प्रतिनिधि जितने भी सदस्य हैं उनके प्रतिनिधि 3 थे, लेकिन वोट सिर्फ एक ही दे सकते थे। मतलब 3 प्रतिनिधि 3 वोट नहीं देंगे, बल्कि एक सदस्य 1 वोट देगा, अर्थात इन तीनों प्रतिनिधियों का एक ही वोट होगा, क्योंकि वो एक ही राष्ट्र से बिलोंग करते हैं, वो एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं इसलिए। और दूसरा अगर हम देखें कि सभा कार्य क्या करती थी, तो वैसे तो वो अपने ज़्यादातर कार्यों को परिषद के साथ मिलकर ही करती थी, लेकिन कुछ ऐसे कार्य जो सभा व्यक्तिगत रूप से करती थी वो थे, जैसे कि सुरक्षा परिषद नहीं, इसमें जो परिषद है उसके अस्थायी सदस्यों को नियुक्त करना, या फिर किसी दूसरे जो सदस्य नहीं है लीग ऑफ नेशन का उसे सदस्यता प्रदान करना। इस तरीके के जो कार्य थे इसे सभा अपने 2/3 बहुमत के साथ में संपन्न किया करती थी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रसंघ के दूसरे अंग की बारे में, जो है परिषद। परिषद एक एकदम वैसी संस्था है जैसे वर्तमान में सुरक्षा परिषद है यूएनओ की। इसलिए यहाँ पे सुरक्षा शब्द नहीं है, ये परिषद है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि कुछ स्थायी सदस्य हैं और कुछ अस्थायी सदस्य। अभी हमने बात किया कि परिषद के अस्थायी सदस्यों को सभा नियुक्त करती थी, और स्थायी सदस्यों की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान परिषद के स्थायी सदस्य हुआ करते थे। आप देख रहे हैं कि ये स्थायी सदस्य कौन है, ये मित्र राष्ट्र और उसके सहयोगी हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम क्या देखते हैं कि मित्र राष्ट्र विजयी होते हैं। तो ये इन्हीं की सभा है, इन्हीं की परिषद है ये। इसमें अमेरिका,
ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान साथ में मिलकर के इन्होंने यहाँ पे स्थायी सदस्यता रखते हैं और साथ में 4 ऐसे सदस्यों को जो कि अस्थायी होते हैं उसे सभा मनोनीत करती है, नियुक्त करती है, चुनकर नियुक्त करती है और इसके लिए नियुक्त करने के लिए सभा 2/3 बहुमत का उपयोग करती है। अब हम बात करें अगर सचिवालय की, कुछ ऐसे कार्य जो परिषद करती थी, तो हम इसमें देखें तो वो शस्त्रों को किस प्रकार से कम किया जाए इसके लिए प्लानिंग करने का काम, अगर किसी भी कोई युद्ध की स्थिति है तो उसको निवारित करने का काम, जो भी सदस्य हैं उनकी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रयास जो है उनकी क्षेत्र की सुरक्षा करना, उनकी संप्रभुता की सुरक्षा करने का कार्य परिषद के द्वारा किया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं सचिवालय। तो सचिवालय जो था वो एक पहला ऐसा आपको ये देखने को मिलता है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के लिए सर्विस थी, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सर्विस थी कि वहाँ जो है एक मतलब वहाँ के कर्मचारी होते थे जो लगभग 600 अधिकारियों से मिलकर के सचिवालय बनता था और उसका एक प्रधान महासचिव भी होता था। इनकी जो है इनके द्वारा जो भी रिपोर्ट होती थी, रिपोर्ट बनाई जाती थी और सभा के सामने प्रस्तुत की जाती थी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि राष्ट्र संघ अपने कार्यों को अपने 3 अंगों के द्वारा संपन्न करता है, सभा, परिषद और सचिवालय। बाद में आपको ये सभी अंग और ज़्यादा विस्तृत और डेवलप्ड रूप में यूएनओ में देखने को मिलते हैं, लेकिन इनकी प्रारंभिकता आपको वहीं पे मिल जाती है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ के जो सदस्य थे, हमने ये तो देखा कि नए सदस्यों को शामिल करने के लिए जो सभा है वो अपने 2/3 बहुमत के साथ में किसी भी राष्ट्र को सदस्य बना सकती है, लेकिन सदस्य जो हैं वो खुद से अपनी सदस्यता को छोड़ भी सकते हैं और वो अपनी लीग ऑफ नेशन से बाहर हो सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है, तो 2 वर्ष की उन्हें नोटिस देनी होगी। यानी अगर आज किसी राष्ट्र ने अपनी नोटिस दी है कि हम सदस्यता छोड़ना चाहते हैं लीग ऑफ नेशन की, तो 2 साल के बाद उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त दूसरा प्रोविज़न भी था कि अगर जो लीग ऑफ नेशन है उसकी संविदा में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उस स्थिति में अगर कोई राष्ट्र उस संशोधन से सहमत नहीं है तो फिर वो अपनी सदस्यता को छोड़ सकता था। ये प्रोविज़न बाद में बहुत खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि आप देखते हैं कि प्रारंभ में इसकी जो सदस्य संख्या थी वो 62 थी, जो कि बाद में घट करके सिर्फ 32 रह गई इन्हीं प्रोविज़न के कारण। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता को आराम से छोड़ सकता है। शायद यही कारण था, ये जो संख्या 62 से 32 हो गई थी, शायद यही कारण था कि जिस समय आप यूएनओ को देखते हैं तो आपको यूएनओ में सदस्यता छोड़ने का कोई भी प्रावधान नहीं मिलता। हालांकि आपको उसके आर्टिकल 5 और 6 में सदस्यों को निलंबित करने और बर्खास्त करने का आपको मिलता है प्रोविज़न, लेकिन छोड़ने का कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया गया है। हम बात करें अगर राष्ट्रसंघ के कार्यों की, तो वैसे तो इसके उद्देश्य से ही इसके कार्य भी पता चलते हैं, विश्व शांति बनाना, युद्ध को निवारित करना। लेकिन इसके कार्यों की बात करें तो राष्ट्रीय सशक्तिकरण को निम्नतर स्तर तक कम करना, यानी जो भी राष्ट्र हैं वो कम से कम हथियार रखें। अगर कम हथियार रखेंगे तो पहली बार तो उनका युद्ध करने का मन नहीं करेगा, और दूसरी चीज़ अगर वो युद्ध करते भी हैं तो हानि कम होगी, क्योंकि हथियार कम है तो युद्ध से हानि भी कम ही होगी। तो उसे कम करना जिससे वह राष्ट्रीय सुरक्षा में संगतिपूर्ण हो सके। दूसरी चीज़, बाह्य आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्र संघ के सदस्यों की क्षेत्रीय अखंडता तथा राजनीतिक सुरक्षा का जो है कि रक्षा करना, यानी जो भी क्षेत्र है उस पर कोई आक्रमण ना करे और उनकी प्रभुता को भी कोई भी दूसरा राष्ट्र चोट ना पहुंचाए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्वक हल करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांतिपूर्वक परिवर्तन लाना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। जैसे कि इसका नाम ही है वॉर, चाइल्ड ऑफ वॉर, तो ये जितना भी प्रयास करेगा वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए ही करेगा। लेकिन हम अंत में ये पाते हैं कि लीग ऑफ नेशन एक सफल संस्था नहीं रही। लीग ऑफ नेशन की स्थापना के बावजूद विश्व ने द्वितीय विश्व युद्ध को देखा और घोर तबाही भी झेली। इसीलिए हम कहते हैं, हम देखने को मजबूर हो जाते हैं कि राष्ट्र संघ में आखिर क्या कमियां, क्या दोष थे। तो आइए हम उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे दिक्कत की बात इसमें ये थी कि इसमें सर्वसम्मति के सिद्धांत पर कार्य होता था। सर्वसम्मति के सिद्धांत का अर्थ है कि जहाँ सारे लोग सहमत हों। आप अवश्य ही जानते होंगे कि आप जब बहुमत की बात करते हैं तो आपको 3 तरह के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। एक तो बहुमत,
दूसरा जो है विशेष बहुमत और तीसरा सर्वमत। यहाँ सर्वमत का सिद्धांत लागू था, यानी जितने भी उपस्थित हैं वो सभी लोग सहमत हो। बहुमत में सिर्फ आपके 50% + 1 होंगे तो आपका बहुमत हो जाएगा। विशेष बहुमत में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और सर्वमत में 100% मत की आवश्यकता है। अब जहाँ पर बहुत सारे राष्ट्र एक साथ इकट्ठा हैं तो उनके व्यक्तिगत हित भी हैं, इस वजह से सर्वसम्मत होना एक मुश्किल बात रही, हमेशा ही रही, क्योंकि इससे सभी राष्ट्रों के हित एक बात पे, एक विषय पर एक ही जैसे हों, ये संभव नहीं हो सकता। इसी कारण राष्ट्र संघ में निर्णय ले पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इसमें सर्वसम्मति के सिद्धांत पर ही कार्य होता था। दूसरा इसकी हम कमी देखें तो युद्ध को पूर्णतया वर्जित नहीं करता था। राष्ट्र संघ में ये प्रोविज़न था कि अगर आप युद्ध नहीं करेंगे, आप समझौते से जो है मामले को निपटाने की कोशिश करेंगे, परंतु यदि आप समझौते से नहीं निपटा पा रहे हैं मामले को, तो आप 3 महीने के बाद युद्ध भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से युद्ध को ये पूर्णतः निवारित नहीं करता था, तो युद्ध की स्थितियाँ बाद में भी उत्पन्न होती रहीं। इसके बाद आप देखते हैं कि सदस्यता को छोड़ने का अधिकार, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि यहाँ पे सदस्यता को छोड़ने का अधिकार प्राप्त था, जिसके कारण इसकी सदस्य संख्या 62 से बढ़कर घटकर 32 हो गई। तो जब सदस्य ही नहीं होंगे तो कार्य कैसे करेगा? इसके कारण जो है हम ये भी देखते हैं कि राष्ट्र संघ एक सार्वभौमिक संस्था नहीं थी, क्योंकि सार्वभौमिक संस्था कैसे होगी? ये तो मात्र 32 लोगों का एक संघ था, तो इसमें सार्वभौमिकता का तत्व था ही नहीं। और राष्ट्र संघ सार्वभौमिक हित पर नहीं बल्कि महाशक्तियों के आधार पे, उनके हितों के आधार पे कार्य करता था। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि मित्र राष्ट्र जो थे वो परिषद के स्थायी सदस्य थे, तो ये लगभग उन्हीं के हित पर कार्य करता था। राष्ट्र संघ सार्वभौमिक हित पर नहीं बल्कि कुछ महाशक्तियों के लिए कार्य करी थी। ये बात जो है, इसे जब हम आगे की कुछ घटनाएं देखेंगे जो ऐसे तत्कालीन कारण एकदम साबित हुए हैं जिनके कारण राष्ट्र संघ का एकदम से पतन हो गया, तो उसमें हम ये बात पाते हैं कि वास्तव में राष्ट्र संघ सार्वजनिक हित में, अंतर्राष्ट्रीय हित में कार्य कर ही नहीं रही थी। हम देखते हैं राष्ट्र संघ के विघटन के कारण तथा घटनाएं। 1923 में इटली ने करफू नामक एक द्वीप पर आक्रमण कर दिया। अब आपको पता ही है कि जो इटली है वो परिषद का एक स्थायी सदस्य है। यहाँ पर आक्रमण किया तो ग्रीस का वो द्वीप था, ग्रीस ने इसके अगेंस्ट राष्ट्र संघ में बात की, लेकिन राष्ट्र संघ ने इटली का साथ दिया, ना कि ग्रीस का साथ दिया। जबकि ये युद्ध की स्थितियों को निवारित करने के लिए बनाई हुई एक संस्था थी और करफू पे इटली ने आक्रमण किया था। 1923 की घटना के बाद आप देखते हैं कि 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। वो भी क्या है? वो भी परिषद का एक स्थायी सदस्य है और मंचूरिया पर उसने आक्रमण कर दिया। मंचूरिया एक स्थान पड़ता है जो चाइना के अंडर में उस तरफ पड़ता है, वो वहाँ पे आक्रमण कर दिया और यहाँ पर भी जो है राष्ट्र संघ ने कोई भी कदम नहीं उठाया। 1932 में एक सम्मेलन जो है किया गया, ऑर्गेनाइज़ किया गया। उसके अंदर ये बात कही गई कि किस तरीके से निशस्त्रीकरण किया जाए, यानी हथियारों को ख़त्म किया जाए, कम किया जाए, लेकिन वो पूरी तरह से फ्लॉप रहा, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। किसी भी सदस्य ने उस पर जो है निशस्त्रीकरण की तरफ प्रयास नहीं किया। इसके कारण आपका राष्ट्र संघ का यहाँ पर एक पूरी तरीके से असफलता दम प्रकाश में आ गई, सामने दिखने लगी। इसके बाद आपको 1935 में इटली का इथोपिया पे आक्रमण देखने को मिला। यहाँ पर भी राष्ट्र संघ ने कोई भी कदम नहीं उठाया, इटली के विरुद्ध वो कोई भी एक्शन लेने में पूरी तरीके से फेल रहा। उसके बाद आपको 1939 में रूस का फिनलैंड पे आक्रमण दिखता है, वहाँ पर भी राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर सका। तो आप देख रहे हैं कि लगातार आक्रमण हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, क्षेत्र छीने जा रहे हैं और युद्ध को निवारित करने के लिए जो संस्था बनी है उसके सदस्य ही ऐसा कर रहे हैं और राष्ट्र संघ कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इसी से ये बात सामने निकल कर आती है कि राष्ट्र संघ सार्वजनिक हित में काम कर ही नहीं रहा था। वास्तव में तो जिन लोगों ने बनाया था उस संघ को, उसके हित में ही वो कार्य कर रहा था। इसी कारण से आपको 39 के बाद से राष्ट्र संघ के बारे में कुछ सुनने को ही नहीं मिलता और फिर सीधा आपको अप्रैल 1946 में राष्ट्र संघ को एक सभा के द्वारा जो है विघटित कर दिया गया और आपको इसके बाद देखने को जो संस्था मिलती है वो है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि आज भी कार्य कर रही है।
लेकिन राष्ट्रसंघ की ये पूरी कहानी थी, इसका किस तरीके से विकास हुआ, ये क्या कार्य करती थी, इसके कौन से अंग थे और इसकी असफलता के क्या कारण थे। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि राष्ट्रसंघ ने कुछ भी किया ही नहीं, मात्र असफल ही रहा। यहाँ पे कुछ ऐसी भी पॉइंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे राष्ट्रसंघ ने कुछ प्रयास किया और वो उस वक्त नहीं फलीभूत हुए उसके वो उपाय, लेकिन भविष्य के लिए उसने एक जो है भूमिका बना दी, जो कि भविष्य में चल करके आगे आज विश्व के काम आती है या विश्व के काम आई। जैसे कि आपको एक मैंडेट सिस्टम देखने को मिला, मैंडेट कमीशन बनाया जो है राष्ट्रसंघ ने कुछ ऐसे स्थानों के लिए जहाँ जो परतंत्र हैं या जिनका अपनी गवर्नमेंट नहीं है, अपना सिस्टम नहीं है, उनके लिए, जो बाद में आपने देखा कि यूएनओ के अंतर्गत आपको ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंतर्गत देखने को मिलती है, न्यायधारिता परिषद के अंतर्गत। यानी कि आप ये चीज़ देखते हैं कि इसकी कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको राष्ट्रसंघ के अंदर ही देखने को मिला था, जो बाद में यूएनओ ने भी आगे बढ़ाया और ट्रस्टीशिप काउंसिल बना करके, न्यायधारिता परिषद बना करके ऐसे क्षेत्रों का प्रशासन किया जो परतंत्र थे, जिनकी अपनी सरकार नहीं थी, जहाँ की प्रजा जो है उस प्रजा के हित के लिए, उसे कल्याण के लिए कार्य करने की परिषद बनाई। इसी के साथ में आपको दिखता है कि रिफ्यूजीज़ के लिए भी राष्ट्रसंघ में कार्य किया गया। यहाँ पर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है जो रिफ्यूज़ी के लिए काम करती है। इसके साथ में ही आपको ILO भी देखने को इसी समय में मिला और यहाँ पर आपको हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि राष्ट्रसंघ ने कोई काम नहीं किया। लीग ऑफ नेशन अपने मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तो पूरी तरह से विफल रहा, लेकिन छोटे छोटे कार्य लीग ऑफ नेशन ने किए और साथ में भविष्य के लिए एक पृष्ठभूमि बनाने का एक विशेष कार्य भी अवश्य ही लीग ऑफ नेशन ने किया। लेकिन क्योंकि विश्व ने द्वितीय विश्व युद्ध भी झेला, हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर झेला, इसलिए हम ये नहीं कहते कि लीग ऑफ नेशन एक सफल संस्था रही, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व शांति, युद्ध का निवारण, जिसमें प्राप्त करने में ये पूरी तरह से असफल रही। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि राष्ट्रसंघ के विषय में जो भी तथ्य हैं, जो भी जानकारी है, आपको इस लेक्चर से ज़रूर प्राप्त हुई होगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से विषय समझ में आता है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।